हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या है। ठीक है, विरल माध्यम क्या होता है इनको सबसे पहले हम जानते हैं। ठीक है, विरल माध्यम क्या होता है कि विरल माध्यम में प्रकाश का जो चाल होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, विरल माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। उसके बाद आती है सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में प्रकाश की जो चाल आती है वो कम होता है। तुलनात्मक रूप से विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, लेकिन सघन माध्यम में तुलनात्मक रूप से कम होती है उसकी चाल। ठीक है, जैसे हम शुरू में जब चैप्टर आप स्टार्ट किए थे प्रकाश का, तो उसमें हम बताए हैं कि प्रकाश का जो चाल है विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। यानी हम निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और उसमें माना जाता है जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, फिर देखिए हम लोग उसको पानी में रखे थे, तो पानी में प्रकाश की चाल था 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसे ही जब कांच में लेकर जाएंगे तो उसका चाल और घट जाता है, उसमें हो जाता है 2 × 10⁸ इस टाइप से। ठीक है, तो माध्यम जैसे जैसे देंगे प्रकाश की चाल वैसे घटती जाएगी और सबसे अधिकतम माना जाता है निर्वात में, यानी वायु में माना जाता है। ठीक है, तो इनकी हम परिभाषा लिखते हैं और आपको इनको नोट करना है। भाई देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं विरल माध्यम क्या होता है। ठीक है, विरल माध्यम, तो विरल माध्यम क्या होता है इसका परिभाषा देखिए। विरल माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है, विरल माध्यम एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम कितना होता है, अधिकतम होता है। यानी अगर विरल माध्यम है तो प्रकाश की चाल बहुत तेज रहेगा। ठीक है, इसी का जैसे हम अगर मान लें एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे होता है वायु में जो प्रकाश की चाल है सबसे अधिक होती है। वायु में प्रकाश की चाल तो वायु में प्रकाश की चाल, या फिर हम कह दें निर्वात में प्रकाश की चाल, दोनों में सेम होता है लगभग। तो इसको हम मानते हैं वायु में प्रकाश की चाल जो होता है, या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होता कितना है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड माना जाता है। ठीक है, यानी सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है होता है निर्वात में या फिर वायु में, सबसे अधिक प्रकाश की चाल पाया जाता है इसमें। ठीक है, और प्रकाश की चाल होता भी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कभी भी पूछता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है तो आपको क्या बताना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है बताना भाई। अब बात आता है सघन माध्यम। भैया सघन माध्यम क्या होता है देखिए, सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है, देखिए सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। अब कम होती है मतलब या न्यूनतम होती है तुलनात्मक रूप से, यानी प्रकाश की चाल वायु में सबसे अधिक चलेगी या फिर निर्वात में सबसे अधिक चलेगी, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कह देंगे सघन माध्यम है। अगर कि प्रकाश की चाल धीरे से धीरे यानी कम होते जा रहा है, जैसे हम प्रकाश की चाल वायु में देखते हैं 3 × 10⁸ है, यानी अब जब किसी दूसरे माध्यम में लेकर जाएंगे तो इसकी चाल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जब चाल कम हो जाएगा समझिए क्या है, आप सघन माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे पानी है, अगर पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल जो होता है, प्रकाश की चाल ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
तो देखिए सबसे अधिक उसमें चल रहा तो उसमें से कम हो गया। इसी प्रकार से अगर हम कांच की बात करें, ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल जो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से कम हो जाता है। कोई दिक्कत है बताओ? सबसे अधिक उसमें चलता है वायु में या निर्वात में, उससे कम हो जाता है किसमें? पानी में या फिर कांच में। इस प्रकार से आपको अच्छी समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उनको देखते हैं, ठीक है। बैठे रहिए, दिल थाम के बैठे रहिए, ठीक है। इसको कॉपी करिए धीरे से, उसके बाद हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है, तो कहानी इनको बढ़िया से समझ ले, तैयार कर ले। हाँ भाई, देखिए प्रकाश जो होता है एक माध्यम में सदैव सीधी रेखा में चलती है, एक माध्यम में सदैव सीधी रेखा में चलती है। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने रास्ते से भटक जाता है, हाँ, रास्ता भुला जाता है। तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना यानी भटक जाने की जो घटना है, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। हाँ, एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छे, ठीक है। तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना यानी रास्ता को भुला जाना, भटक जाना, क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। इन्हीं चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसका परिभाषा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक अभिलंब बनाए हैं, एक अभिलंब यहाँ पे है। देखिए दो चीज़ है, ऊपर वाला हमारा जो है ये क्या है? वायु है, ठीक है। ये माध्यम कैसा है? वायु माध्यम है जो कि विरल है। नीचे क्या है? सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में मान लीजिए कांच है या फिर पानी मान सकते हैं। ऊपर क्या है? विरल। विरल के रूप में हम यहाँ पे लिए हैं वायु। तो कोई किरण आती है बेचारी, कैसे आती है? एक सीधी रेखा में आती है, और जब दर्पण के इस बिंदु पे देखिए यहाँ पे टकरा के जब सघन में जाती है, कहाँ पे जाती है? प्रकाश किरण सीधी रेखा में आती है विरल माध्यम से, जब सघन माध्यम में जाती है तो इनको जाना था कैसे? इनको जाना था सीधे जाना था ना भाई, तो सीधे नहीं गए। क्या हुआ? थोड़ा सा झुक गई, इस अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक गई, यानी रास्ता भुला गई, ठीक है। तो प्रकाश का रास्ता, ये जो पथ था, वो रास्ता से थोड़ा सा भटक गई, तो इसी घटना को, इसी को भटकने की जो घटना है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए अभिलंब के साथ में जो आपतित किरण का बना है, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और यहाँ पे इसको लिखते हैं आई से। इसी प्रकार से जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगा उसे बोलेंगे हम अपवर्तित कोण, ठीक है। तो इसको हम आर से लिखते हैं। कोई दिक्कत? अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं भाई, ध्यान से देखिए। तो लिखते हैं हम प्रकाश किरण सदैव एक सीधी रेखा में चलती है भैया, एक सीधी रेखा में चलती है, एक सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश किरण सदैव एक सीधी रेखा में चलती है। फिर देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। भैया ये बात है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने रास्ते से भटक जाएगी, और अपने रास्ते से भटक जाने की जो घटना हो रही है उसी को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो कोई दिक्कत तो होगा ना फिलहाल। देखिए लिखा है प्रकाश किरण सदैव एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश किरण सदैव एक सीधी रेखा में चलती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से भटक जाती है। प्रकाश के किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर भटक जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये बात है भैया प्रकाश का अपवर्तन। तो इनको याद करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका ये जो फिगर है इनको भी बना लीजिए। देखिए कैसे हो रहा है, एक आपतित किरण आती है और यहाँ पे हमारे ऊपर क्या है? वायु है, विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। एक सीधी रेखा में आ रही थी, जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करने जा रही है तो इनको जाना था सीधे।
लेकिन सीधे ना जाके थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक गई, तो यहाँ पे देखिए रास्ते से भटक गई, तो यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आपको इसको नोट कर लेना है, और नोट करिए, कर लेना नहीं है, करिए। फिर देखते हैं इसके आगे हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इनका नियम क्या है, इनको समझेंगे। देखिए हम फिगर यहाँ पे बनाए थे, मिटा दिए, फिर से हम एक फिगर बना देते हैं। देखिए अगर ये वायु है, क्या है, वायु, और ये क्या है, नीचे सघन माध्यम मान लेते हैं हम, कांच है, या फिर मान सकते हैं पानी है। ठीक है, तो इधर वायु है, विरल माध्यम, नीचे है सघन माध्यम। एक प्रकाश किरण ऐसे आती है, और यहाँ पे आने के बाद इनको जाना था सीधे, लेकिन सीधे ना जाके थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण बनता है, यहाँ पे अपवर्तन कोण बनता है। आई से लिखते हैं, यहाँ पे आर से लिखते हैं। ठीक है, और यह क्या है, आपका अभिलंब है, अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है। तो इसमें पहला नियम यही बोला गया है कि आपतित किरण, जो आने वाली किरण है उसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जो यहाँ से टकरा के जा रही है, अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जहाँ पे आपतित किरण आके मिलती है, जहाँ पे यहाँ पे पहुँचा है, जहाँ पे टकराया है, उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर ही हम क्या खींचे हैं, अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तीनों एक ही तल में है। तो यही पहला नियम यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत है क्या, तीनों एक के तल में होते हैं। फिर दूसरा कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम क्या है, एक टू विरल माध्यम, एक टू सघन माध्यम। तो कहता है किन्हीं दो माध्यम के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, कोई एक प्रकाश के लिए, कोई एक के रंग के प्रकाश के लिए, आपतन, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, कह रहा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब यहाँ पे जो आपतन कोण बन रहा भाई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, देखिए अपवर्तन कोण यहाँ पे है ना, आर से लिखे हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टे, एक नियतांक होता है। तो देखिए साइन आई, आई क्या है, आपतन कोण है, बटे साइन आर अपवर्तन कोण है। यही किसके बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, कोई दिक्कत, नियतांक भी लिखा रहता है। फिर कहता है इस नियतांक को पहले माध्यम, पहला माध्यम क्या हमारा वायु है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको एक दूसरे प्रकार से लिखा जाता है, आप चाहो तो लिख सकते हो ए मतलब एआर, और हम इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे लिखा जाता है जी। अगर कांच है तो जी लिखेंगे, अगर ये पानी है तो डब्ल्यू लिखेंगे, वाटर। तो लिखा गया है इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे ही भैया याद रखना, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस बात को नोट रख लेना, धीरे धीरे नोट कर लो। क्यों, क्योंकि भैया ये चीज़ बार बार पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल नियम आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए इनको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे इसे स्नेल नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। जो पहला माध्यम है उसको ऐसे लिखा जाता है ए एन जी, यानी ए क्या है, पहला माध्यम, एन क्या है, अपवर्तनांक, और जी क्या है, दूसरा माध्यम। बोला जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी बोल सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोला जाता है इसे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझने में तो दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, बैक करिए, फिर से देखिए, और इसके आगे चलते हैं हम। एक छोटा सा, बहुत है छोटा नोट लिखते हैं, इनको आप कॉपी करिए, इनको हम मिटा दें, अच्छा रहने दीजिए, कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे, जैसे देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम समझे हैं। अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करते हैं, और इसके पहले यानी एन के पहले कौन सा सिंबल लिखा जाता है, इसे अगर एन लिखा है यहाँ पे एन, तो एन के पहले जो पहला माध्यम है ए, वाई माने थे, और जो दूसरा माध्यम है जी, इसी को लिखा जाता है। यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, इसके दोनों ओर, किसके दोनों ओर, यानी एन के दोनों ओर पहले तथा दूसरे माध्यम का संकेत लिखा जाता है। अगर वायु है तो वायु को ए से लिखेंगे, अगर
कांच है तो इसको जी से लिखेंगे, यानी जी मतलब ग्लास। अगर वहाँ डब्लू होता है, डब्लू मतलब वाटर, ठीक है। तो इस यन के पहले और पहले माध्यम का पहले माध्यम का हम सिंबल लिखेंगे और दूसरे वाले के साथ बगल में दूसरे वाले का माध्यम। जैसे यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल, लिखा यदि किरणें वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वायु यानी एयर के सापेक्ष कांच में प्रवेश करती है। पहला माध्यम क्या हुआ, पहला माध्यम हमारा हुआ वायु और दूसरा माध्यम हुआ कांच। तो पहले माध्यम में वायु के सापेक्ष तथा कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक को ANG से प्रदर्शित करते हैं। पहला माध्यम वायु है, इसे क्या है, ये भैया है वायु, इधर वाला क्या है, कांच है यानी ग्लास, ठीक है। तो पहले माध्यम हमारा वायु है, दूसरा माध्यम ग्लास है, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, पहले माध्यम यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यही हमारा जो यहाँ पे अपवर्तनांक लिखा था, कांस्टेंट लिखा था, इसी को हम क्या लिख दिए हैं, sin I बाई sin R इक्वल टू ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यह है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाता है। ये जो लिखा गया है sin I बाई sin R इक्वल टू ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, पूछिए, बार बार पूछिए, रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, एक बार ना 1000 बार देखिए, ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे सर में है दर्द, आज यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। जय हिंद।